नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 28 अगस्त के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले पेगासस रिपोर्ट को आधार बना करके जो न्यूज़ आया है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। ट्विटर से जुड़ा हुआ जो मामला है उसकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। किस तरीके से रूस के द्वारा परमाणु निरस्त्रीकरण पर एक समझौते को रोका गया है, इस न्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखेंगे। और आर्कटिक में रूस और चीन की जो साझेदारी है वह क्यों दुनिया के लिए खतरा है, इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है उस पर भी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है इज देयर क्लियरिटी ऑन पेगासस मालवेयर रिपोर्ट। और ये टॉपिक समान अध्ययन 3 साइबर सुरक्षा और समान अध्ययन 2 सरकारी नीतियों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है जो पेगासस मालवेयर पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है समिति के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पे क्या कहा गया है, और जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि जो केंद्र की सरकार है उसका जो है इस पर क्या स्टैंड है, इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेगासस मुद्दे की जांच करने के लिए जो समिति का गठन किया गया था उसने जो है अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। और 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर इस रिपोर्ट को आधार बनाकर के ये कहा था कि जो भी 29 फोन यहाँ पर जांच के लिए समिति के पास जमा कराए गए थे उनमें स्पाईवेयर तो मिला है, लेकिन इसके सबूत नहीं मिले हैं कि ये जो स्पाईवेयर है वह पेगासस ही है। यानी कि 29 फोनों में से जो 5 फोन ऐसे हैं जिनमें कि स्पाईवेयर होने के सबूत मिले हैं, लेकिन ये सबूत नहीं मिले हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर वो पेगासस है। हालांकि यहाँ पर न्यायालय ने यह भी कहा है कि वे अभी इस विस्तृत रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ पर इसके साथ साथ न्यायालय ने यह भी कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जांच पैनल का सहयोग नहीं किया उससे जो है जांच में काफी सारी कठिनाइयां भी आई। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर पैनल का गठन क्यों किया गया था। आप सभी को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है 27 अक्टूबर को एक पैनल का गठन किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि सरकार के द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों का उपयोग करते हुए भारत के बहुत सारे राजनेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों के फोन की जासूसी की गई है, और इसमें जो है इजराइल का जो पेगासस सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल किया गया है। इस मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र से जवाब मांगा गया तो केंद्र सरकार के द्वारा इस मुद्दे पर कोई भी विस्तृत हल्फनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। केंद्र सरकार का यह कहना था कि इसकी जानकारी देना कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा से समझौता करना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुछ टेक्निकल मेंबर थे और यहां पर जस्टिस आरवी रविंद्रन के द्वारा इनके कामकाज की समीक्षा की जानी थी। तो यहां पर जो समिति है और उसके जो मेंबर हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। इस फिगर में इस बात की चर्चा की गई है कि आखिर जो समिति बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है जस्टिस आरवी रविंद्रन। इसके अलावा जो टेक्निकल टीम थी उसमें नवीन कुमार चौधरी, प्रभावरन पी और अश्विन अनिल गुमस्ते शामिल थे। इसके अलावा जस्टिस आरवी रविंद्रन के सहायता के लिए आलोक जोशी जो कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं और संदीप ओबराय उनको भी इस समिति में रखा गया था। तो इस समिति के द्वारा ही अभी यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने इस बात का आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार के द्वारा उनके जो व्यक्तिगत मोबाइल उपकरण हैं उनकी निगरानी की जा रही है। आप सभी को पता होगा कि इजरायली कंपनी जो कि पेगासस का निर्माण करती है उसने ये साफ साफ कहा था कि पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर है उसे वह केवल सरकारों या फिर सरकारी एजेंसियों को ही बेचती है, किसी व्यक्ति को नहीं।
यानी कि यहाँ पर अगर पेगासस का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल हमारे देश के लोगों पर या तो सरकार के द्वारा किया गया है या फिर उसकी किसी एजेंसी के द्वारा किया गया है। और लोगों का ये कहना था कि ऐसा करना हमारे देश के लोगों का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अब यहाँ पर पैनल की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो है दो प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। पहला तो यहाँ पर जो पेगासस का इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया, इस आरोपों की जो तकनीकी विवरण है उस पर जो है यहाँ पर जांच की गई है, क्योंकि यह देखना बहुत ही जरूरी है, यह पता लगाना बहुत ही जरूरी था कि आखिर जो 29 मोबाइल फोन यहाँ पर जमा किए गए थे उनमें जो है पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है, और अगर किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि रिपोर्ट ये आई है, ये डिटेल रिपोर्ट नहीं है कि इन 29 में से 5 ऐसे फोन पाए गए हैं जिसमें कि कोई स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये स्पाईवेयर पेगासस है या नहीं अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो पैनल बनाई गई थी वह दो पहलुओं की जांच कर रहा था। पहला जो कि एक टेक्निकल पहलू है कि आखिर इन फोन में जो है पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है, और दूसरा कि मान लीजिए अगर इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल लोगों की निगरानी के लिए किया जा रहा है तो भारत में किस तरीके से डिजिटल निगरानी, साइबर सुरक्षा और गोपनीयता अधिकार जुड़े हुए जो मौजूदा कानून है उसमें बदलाव करना चाहिए। तो इन दोनों पहलुओं पर जो है इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है। यहाँ पर जो पहला पहलू है उस पर जो है सीजीआई के द्वारा ये कहा गया है कि जो भी फोन यहाँ पर प्रस्तुत किए गए थे जांच के लिए, उनमें से 5 फोन में मैलवेयर के संक्रमण का लक्षण दिखाई दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पेगासस हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आखिर इन सभी बातों पर केंद्र का रुख क्या है। आप सभी जानते हैं कि शुरू से ही केंद्र जो है इस बात की जांच कराने का पक्षधर नहीं था। केंद्र ने जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई भी विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने से साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि इस तरह का जो खुलासा है वह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सही नहीं है और ऐसा करना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता होगा। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक समिति बनाने की बात कही गई इस मुद्दे की जांच के लिए, तो यहां पर भी केंद्र ने यह कहा था कि वह जो है एक ऐसी समिति का निर्माण कर सकता है जो इस मुद्दे की जांच करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस बात को खारिज कर दिया कि सरकार की बनाई हुई समिति के द्वारा इसकी जांच की जाएगी, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी समिति बनाई जिससे इन आशंकाओं को समाप्त किया जा सके कि सरकार के खिलाफ ये समिति कुछ भी नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पर जो समिति बनाई गई थी उसने अपना सारा कामकाज सुप्रीम कोर्ट के अधीन किया है, उसकी देखरेख में किया है, और इसलिए इसकी निष्पक्षता पर कोई भी सवाल उठाया नहीं जा सकता। हालांकि सीजीआई ने फिर से ये दोहराया है 25 अगस्त को कि इस पैनल को भी केंद्र सरकार के द्वारा कोई ज्यादा सहयोग नहीं किया गया। यानी कि पैनल बनाए जाने के बाद भी केंद्र सरकार ने जो है बहुत सारी बातें समिति के सामने नहीं रखी हैं। अगर हम इस बात पर चर्चा करें कि आखिर भारत में पेगासस का उपयोग कैसे किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो आप सभी को याद होगा कि जुलाई 2021 में एक रिपोर्ट दुनिया के सामने आया था जिसमें कहा गया था कि दुनिया के बहुत सारे देशों में जिसमें भारत भी शामिल है, और अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत के कम से कम 40 पत्रकार, कैबिनेट मंत्री और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनके फोन में जो है पेगासस का उपयोग किया गया है ताकि उनकी निगरानी की जा सके। यह जो रिपोर्ट है वह पेरिस स्थित गैर लाभकारी संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा जो 50,000 फोन नंबरों का जांच किया गया था उसके आधार पर प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर हमारे देश में भी ये आरोप लगाए गए थे कि बहुत सारे जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उन पर जो है संभवतः पेगासस का उपयोग किया गया है
उनकी निगरानी करने के लिए, और उसके बाद से ही यह मामला पूरी तरीके से जो हमारे मौलिक अधिकारों के हनन का मामला बन गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। एक बार फिर से इसके जरिए हम लोग ये जो पूरी की पूरी मामला है उसको एक बार हम लोग यहाँ पर रिव्यू जरूर कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 12 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है व्हाट आर द क्लेम्स ऑफ ट्यूटर्स विसल ब्लोअर, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 सरकारी नीतियों से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो ट्विटर को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं और किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सरकारों के द्वारा लोगों की निगरानी में किया जा सकता है, लोगों के डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जा सकता है, इसको लेकर के ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में ट्विटर का जो एक प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी था जो कि वहाँ पर सुरक्षा प्रमुख हुआ करता था, उसने जो है यह आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने ट्विटर पर दबाव डाला कि वह भारत सरकार के एक आदमी को ट्विटर में नियुक्त करे, जिससे कि सरकार बहुत सारे लोगों की डेटा तक अपना पहुंच बना सके। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यह जो आरोप है वह ट्विटर के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा लगाया गया है जिसका नाम है पीटर मुगड़े जाटको, और यह बात उन्होंने जो है अमेरिकी प्रतिभूति और विनियम आयोग के सामने कही है। तो यहाँ पर ये आरोप बहुत ही गंभीर हो जाते हैं कि भारत सरकार ने ट्विटर पर अपने किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए ट्विटर पर दबाव बनाया, जिसके तहत और उस व्यक्ति के माध्यम से सरकार जो है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी अकाउंट हैं और वहाँ पर जो भी डेटा है उनको जो है उन्होंने एक्सेस किया। आपको ध्यान में रखना है कि ये आरोप ऐसे समय लगाए गए हैं जब ट्विटर अपने कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर को लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो मामला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से सरकारें जो हैं वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर दबाव बना सकती हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जिस सरकारी एजेंट के बारे में यहाँ पर बातें हो रही हैं वह कौन हो सकता है, उसको लेकर के इसमें कुछ स्थिति को स्पष्ट करने का काम किया गया है। आप सभी को याद होगा कि पिछले साल फरवरी में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया गया था और उसमें कुछ नियम बनाए गए थे। इसमें यह कहा गया था कि हमारे देश में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं उन्हें जो है अपने यहाँ एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों यानी कि जो भी देश की सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां हैं या फिर जो पुलिस है, अगर वह कोई जांच कर रहा है जिसके तार जो है सोशल मीडिया कंपनी जुड़े हुए हैं, वह इस जांच में इन एजेंसियों की सहायता करेगा। यानी कि ये साफ साफ किया गया कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो अपने यहाँ एक अधिकारी की नियुक्ति करें जो कि जांच में हमारे देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्या करेंगे, सहायता करेंगे। इसके अलावा इस नियम में यह भी कहा गया कि कंपनियों को जो है अपने यहाँ एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करेगा कि जो भी हमारे देश में नियम बनाए गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर के उसका पालन उस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने की बात कही गई थी कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है उसे अगर शिकायत करनी है तो वह जो है इस शिकायत अधिकारी के पास अपनी शिकायत कर पाएगा और यही पता चल पाएगा कि हाँ उसकी शिकायत पर कंपनी ने क्या क्या काम किया है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को नियुक्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में जो है कुछ बातें डाली गई थी। अब यहाँ पर इस बात को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस सरकारी एजेंट की यहाँ पर बात हो रही है हो सकता है कि वह जो सरकारी एजेंट है वह इसी अधिकारियों के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नियुक्त किया गया हो, लेकिन फिर भी अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि जिस सरकारी एजेंट की बात यहाँ पर की जा रही है उसके तार जो हैं इन अधिकारियों से जुड़े हुए हैं या फिर नहीं जुड़े हुए। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि सरकार के द्वारा कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की बात यहाँ पर की गई थी सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को अधिसूचित करने के बाद।
अब यहाँ पर इस बात की भी चर्चा हुई है कि आखिर जिस तरीके से ट्विटर पर ये आरोप लगाए गए हैं और उन्हीं के कर्मचारी के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं, उससे जो है जो कानूनी लड़ाई ट्विटर के द्वारा लड़ी जा रही है, चाहे वो भारत के सरकार के खिलाफ हो या फिर एलन मस्क के खिलाफ हो, उसमें जो है क्या प्रभाव पड़ सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि यह जो बात कही जा रही है कि भारत सरकार के दबाव में ट्विटर ने एक सरकारी एजेंट को अपने यहाँ पर नौकरी पर रखा, यह उस दौरान कही जा रही है जब ट्विटर दो महत्वपूर्ण केस लड़ रहा है। एक तो भारत की केंद्र सरकार के खिलाफ उसने जो है जो कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर है उसके खिलाफ अपील की हुई है। दूसरा, जो टेस्ला के सीईओ हैं एलन मस्क, उनके द्वारा पिछले दिनों ट्विटर को खरीदने के लिए $44 बिलियन की बोली लगाई गई थी, लेकिन बाद में वे जो है इससे पीछे हट रहे हैं, जिसको लेकर के ट्विटर ने जो है न्यायालय का रुख किया है। तो यहां पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण मामले ट्विटर के साथ चल रहे हैं और उसी दौरान ट्विटर पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाना यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि पिछले महीने ही ट्विटर ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका डाली है, जिसमें उसने ये कहा है कि सरकार के द्वारा ट्विटर के जो 39 लिंक को ब्लॉक करने की बात कही गई है वह ठीक नहीं है और वह जो है कानून के दायरे से बाहर है। तो ये सारे केसेस काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और देखना यह होगा कि अब यह जो खुलासा किया गया है कि ट्विटर ने जो है भारत सरकार के दबाव पर एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की, एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जिसने जो है भारत सरकार को डेटा उपलब्ध कराए, जिसके कारण भारत सरकार जो है लोगों की निगरानी कर पाई। यह आरोप किस हद तक इन केसेस को प्रभावित करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। इसमें इस बात को उठाने का प्रयास किया गया है किस तरीके से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर करोड़ों व्यक्तियों के डेटा पड़े हुए हैं, उनका इस्तेमाल सरकारों के द्वारा जो है किया जा सकता है और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरह का दबाव सरकार बना सकती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है रसिया ब्लॉक्स एग्रीमेंट ऑन यूएन न्यूक्लियर ट्रीटी। काफी महत्वपूर्ण न्यूज है ये और ये न्यूज समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर यह कहा गया है कि रूस ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जो संयुक्त घोषणा पत्र अपनाने की बात कही गई थी उसे जो है रोक दिया है। आपको ध्यान में रखना है कि जो परमाणु अप्रसार संधि है उसके तहत हर 5 साल में जो भी देश जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी संख्या जो है 191 है, उनके द्वारा हर 5 साल पर एक समीक्षा बैठक की जाती है, जिसका उद्देश्य ये होता है कि किस तरीके से परमाणु हथियारों के प्रसार को रोका जाए और उसमें किस हद तक सफलता अर्जित किया गया है। अब यहां पर जो है रूस ने ऐसा फैसला क्यों किया, इसको जानने के लिए आपको यह समझना होगा कि यह जो घोषणा पत्र है उसमें जो है रूस के द्वारा जिस तरीके से यूक्रेन के परमाणु संयंत्रों को, विशेष रूप से जापोरिजिया के पास जो परमाणु संयंत्र हैं उस पर रूस के द्वारा जो कब्जा किया गया, उस पर जो है गंभीर चिंता व्यक्त की गई है और यहां पर रूस को यह नागवार गुजरा है और इसीलिए रूस ने इस संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने से रोक दिया। आप सभी को याद होगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में जो जापोरिजिया के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको अपने अधिकार में ले लिया गया था, जिसके बाद से यह चिंता बढ़ गई थी कि आखिर वहां पर कोई परमाणु दुर्घटना अगर हो जाता है तो उसका असर काफी भयानक होगा। आप सभी को यह भी ध्यान में रखना है कि जैसा कि मैंने कहा कि जो परमाणु अप्रसार संधि है उसके तहत हर 5 साल में एक समीक्षा बैठक की जाती है सभी देशों के द्वारा जिन्होंने इस संधि को हस्ताक्षर किए हैं। 2015 में भी जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें कोई भी समझौता नहीं हो पाया था, यानी कि वो बैठक भी विफल रहा था। जिस तरीके से इस बार रूस के द्वारा किसी भी संयुक्त घोषणा को यहां पर रोक दिया गया है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह जो समीक्षा बैठक है वह 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की महामारी के कारण इसे जो है 2022 में अभी बुलाया गया था और इस बैठक में भी कोई भी
समझौता इन देशों के बीच में नहीं हो पाया, यहाँ तक कि जो संयुक्त घोषणा पत्र है वो भी जो है रिलीज नहीं किया जा सका। आपको ध्यान में रखना है कि 1970 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, उसे अपनाया गया था और यहाँ पर यह कहा गया था कि जो भी देश इस संधि पर हस्ताक्षर करेंगे, जिनमें कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके और चीन जैसे देश शामिल हैं, वे अपने अपने देश में अगर उनके पास परमाणु हथियार है तो उसके भंडार को कम करेंगे और वैसे देश जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है वे जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का शांतिपूर्वक इस्तेमाल करेंगे और वैसे देश जो इन हथियारों को अपनाना चाहते हैं उन्हें इन हथियारों को प्राप्त करने से रोका जाएगा। तो इस तरह की बातें जो है इस संधि में की गई थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया और जो यूक्रेन का जेपोरोजिया परमाणु संयंत्र है उस पर जिस तरीके से रूस ने कब्जा किया, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, उसके बाद से वहां पर परमाणु दुर्घटना की जो आशंका है वो बढ़ गई थी। रूस के इस कदम को गैर जिम्मेदाराना बताया गया था उस समय बहुत सारे देशों के द्वारा। आपको ध्यान में रखना है कि यह जो परमाणु संयंत्र है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, जिस पर कि मार्च के शुरुआत में ही रूस की सेना के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, उसे यूक्रेन के कर्मचारियों के द्वारा किसी तरीके से संचालित किया जा रहा है। और पिछले हफ्ते ही जो ज़ैपोरिज़िया संयंत्र है उसे यूक्रेन की बिजली ग्रिड से अस्थायी रूप से काट दिया गया था, जिससे वहां पर किसी विकिरण की आपदा की आशंका बढ़ गई थी। और इसी को लेकर के जो संयुक्त घोषणा पत्र है उसमें रूस की आलोचना की गई थी और इसी से गुस्सा करके रूस ने इस पूरे के पूरे घोषणा पत्र को ही जारी करने से रुकवा दिया। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आने वाले दिनों में ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र का दौरा भी करने वाला है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर यह संयंत्र सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आखिर इस संयंत्र को अगर नुकसान हुआ है तो वह कितना हुआ है, कोई विकिरण की आशंका है या नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरीके से दुनिया के देशों के बीच में प्रमुख मुद्दों पर असमानताएं और विभिन्नताएं बढ़ती जा रही हैं उसका उल्लेख किया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 10 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है रसिया चाइना कोऑपरेशन इन आर्कटिक ए कंसर्न, और ये बात नाटो के द्वारा कहा गया है। ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान में रखना है नेटो के जो महासचिव हैं जिनका नाम है जेंस स्टोलनबर्ग, उन्होंने शनिवार को आर्कटिक में जिस तरीके से रूस के द्वारा अपना सैन्य निर्माण किया जा रहा है और जिस तरीके से चीन की दिलचस्पी अब आर्कटिक की तरफ बढ़ी है उसको लेकर के चेतावनी दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि रूस जो है आर्कटिक में अपना नया सैन्य कमांड स्थापित कर रहा है। रूस जो है इस क्षेत्र में अपने जो सैन्य स्थल थे उन्हें फिर से खड़ा कर रहा है जो कि सोवियत युग के हैं। यहाँ पर बड़ी मात्रा में हवाई क्षेत्र और गहरे पानी के बंदरगाह बनाए जा रहे हैं और जो पहले से थे उनका जो है इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है। यानी कि रूस जो है नई तरीके से अब इस क्षेत्र में अपने सैन्य निर्माण को बढ़ावा दे रहा है। रूस के द्वारा पिछले दिनों इस क्षेत्र का इस्तेमाल अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट के लिए भी किया गया था। तो रूस इस क्षेत्र में अपने उन्नत हथियारों का परीक्षण भी कर रहा है, जिसको लेकर के नेटो के द्वारा चिंता व्यक्त की गई है। उनका ये कहना है कि रूस का ये जो कदम है कि आर्कटिक का मिलिटराइजेशन किया जाए, वहां पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाए, सैनिक इस्तेमाल उसका किया जाए, यह पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चीन अब जो है आर्कटिक पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि चीन ने खुद को आर्कटिक के निकट का देश घोषित किया है और चीन के द्वारा इस पूरे एरिया में काफी सारे जो हैं बुनियादी ढांचे के निर्माण किए जा रहे हैं। वह अरबों डॉलर खर्च कर रहा है इस एरिया में, रोड के ऊपर, पोर्ट के ऊपर। और यहां पर यह भी कहा गया है कि चीन के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर भी इसी को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है।
आप इस फिगर में देख सकते हैं कि चीन के द्वारा अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जिन रूट को बनाया जा रहा है, अगर आप उसे गौर से देखें तो उसमें जो आर्कटिक रूट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर चीन ने कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए अपने आप को आर्कटिक का निकट देश घोषित किया है और उसके द्वारा इस पूरे आर्कटिक रूट में काफ़ी पैसा खर्च किया जा रहा है, जिसमें रूस उसकी सहायता कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नेटो का ये कहना है कि जिस तरीके से रूस और चीन के द्वारा पूरे आर्कटिक में अपने प्रेजेंस बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, चाहे वह अनुसंधान को लेकर के हो या फिर मिलिट्री को लेकर के हो, वह पूरी दुनिया के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी है। तो काफी महत्वपूर्ण न्यूज है ये, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, पेगासस मैलवेयर रिपोर्ट के आलोक में भारत के लिए गोपनीयता और सुरक्षा चिंताओं की जांच करें। तो जिस तरीके से पेगासस के ऊपर समिति का रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा किया गया है, उसी के आलोक में आपको यह बतलाना है कि आखिर किस तरीके से सरकारों के द्वारा मेलवेयर का इस्तेमाल देश के लोगों की गोपनीयता के विरुद्ध किया जा सकता है और किस तरीके से अगर ये मेलवेयर किसी गलत देश के हाथों में पड़ जाते हैं तो वो कैसे हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसके आलोक में आपको यहां पर अपनी बातें कहनी है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, बताएं कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शासन में बल गुणक के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं और शासन में इसके कारण आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा करें। तो यहां पर आपको यह बतलाना है कि आखिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एडवांटेज क्या है और उसका डिसएडवांटेज क्या है। जिस तरीके से यहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं ट्विटर पर कि ट्विटर ने सरकार के दबाव में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जिसने जो है सरकार को बहुत सारे डेटा उपलब्ध कराए, यह जो है एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। इसके एडवांटेज के रूप में आप ये लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया का उपयोग करके सरकार अपने बहुत सारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचा सकती है। तो इस तरह की बातें करके आप इसको लिखने का प्रयास करें। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।